अभी तक आपने सुना, अब क्या होगा? क्या वाकई में मुझे बचाने आप नहीं आएंगे अमन जी? प्लीज़ आकर मुझे यहाँ से ले जाइए। मैं इस जिल्लत और गंदगी भरी ज़िंदगी में नहीं जी सकती। मेरे पास तो बस दोपहर तक का ही समय है। अब मैं क्या करूँगी? वो फूट फूट कर रोती हुई बेड पर गिर पड़ी थी। उसकी यादें पिछले दिनों में जाने लगी थी, जब अमन उसकी ज़िंदगी से जा चुका था। अब आगे सलोनी को रानी ने कमरे में लाकर बंद कर दिया था। वो अपने अमन को याद करके बहुत रो रही थी। फिर उसे लगभग 6 महीने पहले की बात याद आने लगी थी। अमन से रिश्ता टूटने के बाद सलोनी गुमसुम हो गई थी। उसे इस बात का बेहद पछतावा था कि जब अमन उससे प्यार करता था तो वो उसे ठुकराती रहती थी, और जब उसे अमन से प्यार हुआ तो सब कुछ बदल गया। अमन की माँ और अपने पापा की बात की खातिर उसे अपने प्यार को भूलना पड़ा था। अमन ने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की। राघव और नेहा ने भी बहुत समझाया, पर सुनीता जी की आंखों पर जो अंधविश्वास की चादर बिछ चुकी थी वो उतर नहीं सकी थी। अमन ने गुस्से और दुख से खुद को अपने परिवार वालों से अलग थलग कर लिया था। वो अब घर में किसी से बात नहीं करता था। खाना भी थाने में होटल से मंगवा कर खा लिया करता था। फिर देर रात घर आता था और सीधे अपने कमरे में चला जाता था। अब सुनीता जी चाहती थी कि अमन सलोनी को भूलकर अपनी नई जिंदगी शुरू करे। इसके लिए वो कई लड़कियों की फोटो अमन को दिखाती रहती थी, पर वो कुछ नहीं बोलता था, बस गुस्से भरी नज़र उन पर डालकर चला जाता था। इस बार सुनीता जी ने बहुत खूबसूरत लड़की पसंद की थी। वो बेहद खुशी से उसके ऑफिस जाने के समय दिखाने आई थी। ये देख बेटा, ये लड़की तेरे साथ बेहद खूबसूरत लगेगी। तू हाँ कर दे तो मैं आज ही ये रिश्ता तय कर लूँगी। अमन ने अपनी माँ का मुस्कुराता चेहरा देखा और गहरे दुख से बोला, सिर्फ खूबसूरत लगने की वजह से मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकता माँ। आपको पता है ना कि मैं सिर्फ सलोनी से प्यार करता हूँ, और अगर वो नहीं तो कोई नहीं। मैं कभी उसके सिवा किसी और लड़की से शादी नहीं करूँगा। आप मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल ही दीजिए तो अच्छा रहेगा। और वो चला गया। तेरी शादी तो मैं करा के ही रहूँगी बेटा, पर तू उस सलोनी के कारण मुझे बार बार इनकार करता है ना। अब देख मैं क्या करती हूँ। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तेरा घर नहीं बसेगा, तो उस सलोनी की बहन का घर क्यों बसा रहे। अब मैं सबसे पहले इस नेहा को अपने घर से बाहर करूँगी, फिर तुम दोनों भाइयों की शादी किसी अच्छे खानदान में करूँगी, जहाँ की बेटियाँ अब सगुनी ना हो। वो गुस्से से तिलमिला उठी थी और अब बहुत ही बुरा करने का फैसला कर बैठी थी। उन्होंने उसी दिन से राघव और नेहा के बीच में दरार डालना शुरू कर दिया, पर अपने गुस्से में वो ये भी भूल गई कि नेहा उनके वंश को आगे बढ़ाने वाली है। अब वो अक्सर राघव से नेहा की शिकायत करने लगी कि नेहा मेरा ख्याल नहीं रखती है। तुम दोनों भाई तो दिन भर घर में रहते नहीं हो। ये मुझे अपनी बहन का घर नहीं बस पाने के कारण परेशान करती है। मुझे ताना देती है, हमेशा झिझक कर बात करती है और मेरे मरने की दुआ मेरे मुंह पर ही करती है। नेहा का 6वां महीना शुरू हो गया था। वो बिन माँ की बच्ची थी। जब से शादी करके ससुराल आई थी अपनी सास को ही माँ मानती थी। राघव अपनी माँ की शिकायत सुन सुनकर थक गया तो नेहा से जानने बैठ गया था। नेहा, माँ ने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है, पर तुम सलोनी और अमन की शादी नहीं होने का गुस्सा उन पर क्यों निकालती हो? क्या तुम्हें हमारी शांत होती जिंदगी पसंद नहीं आ रही है? वो नाराजगी से बोल रहा था। राघव जी, मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, मैं माँ के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत दिन से आपसे बात करना चाहती थी, पर आपको बताने में मुझे शर्म आती थी। वो रोने लगी थी। माँ खुद मुझे देवर जी के गुस्से के लिए फटकारती हैं, हमेशा मेरे खाने पीने पर नज़र रखती हैं, हर रोज़ अपनी मर्जी से खाने का मेनू डिसाइड करती हैं। अगर मैं कुछ बनाकर खाना चाहूँ तो मुझे अपने पापा के घर चले जाने को बोलती हैं। आज भी मुझसे लौकी की सब्जी खाई नहीं गई, पर उन्होंने आलू की कटी भुजिया मेरे हाथ से छीनकर कचरे में फेंक दी। मैं ठीक से खा भी नहीं पाती हूँ। माँ खुद तो घर के किसी भी काम में मेरी कोई मदद नहीं करती हैं। ऊपर से उन्होंने काम वाली बाई को भी निकाल दिया है। उनका कहना है कि बाई साफ सफाई का ख्याल नहीं रखती है। मैं घर में अकेले रहकर जब उनसे कुछ बात करने जाती हूँ तो वो अपना कमरा बंद कर लेती हैं। अब आप बोलिए मेरी क्या गलती है? मैंने तो अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। अब आपकी माँ ही मेरी माँ है, पर सलोनी की वजह से वो मुझे हमेशा परेशान करती हैं। वो एक सांस में सब भूल गई थी। अपनी माँ की ऐसी खराब हरकतें सुनकर राघव बेहद परेशान हो गया था।
वो नेहा की बिगड़ती हालत देख रहा था, पर अपनी माँ को कुछ कहता तो वो उल्टे रोने लगती थी। राघव ने अमन से माँ को समझाने को कहा तो वो चुप हो गया। राघव इन सब से परेशान होकर नेहा को ही समझाने लगा था। देखो नेहा, मैं माँ को नहीं समझा पा रहा हूँ। अब हम सबके लिए अच्छा होगा कि तुम ही समझ जाओ। वो जो बोलती हैं वही किया करो। तुम दोनों के बीच में मैं पिसा जा रहा हूँ। मेरे ऑफिस में ढेर सारा काम पेंडिंग पड़ा है, पर घर की वजह से मेरे दिमाग में हमेशा टेंशन रहता है। कई रातों से मैं सो नहीं पाता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं जल्दी ही पागल हो जाऊँगा। वो अपने बालों को कसकर पीछे बोला था। नेहा बस बेबसी से उसकी सूरत देखती हुई अपना सर हाँ में हिलाकर रह गई थी। इसी बीच एक दिन नेहा को किचन में काम करते वक्त चक्कर आ गया था। वो मदद के लिए सुनीता जी को आवाज़ देने लगी थी। वो आई, पर उसे गिरा हुआ देखकर वापस चली गई। नेहा बहुत मुश्किल से उठ पाई थी। वो जल्दी से राघव को फ़ोन करके घर आने को बोली थी। राघव घबराहट में जल्दी से घर आया। उसे बेदम लेटा देखकर तुरंत डॉक्टर के पास ले गया था। मिस्टर राघव, आप शायद इनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। अभी नेहा को अच्छी डाइट के साथ आराम की भी सख्त ज़रूरत है। इसके बॉडी को पूरी खुराक नहीं मिल रही है। ऐसे में माँ बच्चा दोनों पर खतरा आ सकता है। यदि इसकी कमजोरी ऐसी रही तो जन्म के समय माँ या बच्चे में से कोई एक ही बच सकता है, डॉक्टर ने बहुत नाराज होकर कहा था। राघव बेहद डर गया था। वो घर आकर सुनीता जी को डॉक्टर की सारी बात बताने लगा था, पर वो बीच में ही उठकर चलती बनी और जाते जाते बोल गई थी। इन नए जमाने की लड़कियों के अलग ही नखरे हैं। मैंने भी 2 बच्चे जने हैं। ये और डॉक्टर दोनों झूठ बोल रहे हैं। जरूर इसने अकेले में उसे ये सब तुमसे कहने को बोला होगा। इसे कमजोरी कैसे होगी? सारा दिन तो ये बस खाती है और सोती रहती है। जब ये गिरी तो मुझे बुलाया भी नहीं और सीधे तुम्हें ऑफिस से बुलाकर परेशान किया। मुझे तो लगता है कि ये गिरने की बात झूठी ही बोल रही है और तू इसके बाद में आकर अपनी माँ को ही गलत समझ रहा है। राघव को बेहद गुस्सा आया था। माँ, नेहा अकेले में डॉक्टर से मिली तक नहीं है और आप इसकी सारी बातों को झूठ बता रही हैं। इसके सच बताने और खुद भी अपने आंखों से देखने के बाद भी मैंने हमेशा इसे ही चुप कराया है, पर लगता है आपसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप सलोनी से नफरत करने के चक्कर में अपने आने वाले वंश को जन्म देने वाली लड़की को भूल चुकी हैं। आपकी यही मर्जी है ना कि नेहा यहाँ से चली जाए? तो फिर ठीक है। वो गुस्से में एक फैसला ले चुका था। उसकी बातों से घबराकर नेहा कुर्सी पर गिर चुकी थी। सुनीता जी को अपने बेटे की बात सुनकर बहुत गुस्सा आने लगा था, पर वो जो चाहती थी वही होने जा रहा था, इसलिए चुप रहकर बस राघव को देखती रही थी। नेहा, तुम अभी अपना सारा सामान समेटो। मैं तुम्हें इसी वक्त तुम्हारे पापा के घर हमेशा के लिए छोड़ आऊँगा। अगर तुम यहाँ रही तो ना तुम जिंदा रहोगी और ना ही तुम्हारा बच्चा। इसीलिए अभी अपनी और बच्चे की जान बचाओ। बाकी बातें मैं बाद में देख लूँगा। वो नेहा का बाजू पकड़े अपने कमरे की तरफ चल पड़ा था। कुछ ही देर में राघव खुद ही नेहा का सारा सामान पैक करके बारी बारी से गाड़ी में रखता जा रहा था। नेहा तेजी से सुनीता जी के पास आकर उनका पैर पकड़ के ली थी और वो रोते हुए सुनीता जी से राघव को रोकने की मिन्नतें करने लगी थी, पर सुनीता जी उठकर अपने कमरे में चली गई थी। राघव नेहा का सारा सामान गाड़ी में बंद कर उसे खींचते हुए ले गया था। वो उसे लेकर निर्मल जी के घर चल पड़ा था। सारे रास्ते नेहा रोती रही। निर्मल जी और सलोनी उन दोनों को ढेर सारे सामानों के साथ देखकर घबरा गए थे। राघव ने बैठकर निर्मल जी को अपने घर की सारी स्थिति बताई थी। देखिए बेटा जी, हर घर में कुछ ना कुछ समस्याएं आती ही हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दें। बहन जी अभी गुस्से में हैं, इसीलिए ऐसा कर रही हैं, पर वो नेहा और अपने आने वाले पोते पोती से बहुत प्यार करती होंगी। निर्मल जी बेहद शांति से राघव को समझा रहे थे। आप नेहा को अपने पास रखिएगा तो इसकी सारी खराब तबीयत ठीक हो जाएगी। अभी 2-3 दिन नेहा को यहीं रहने दीजिए, फिर आकर ले जाइएगा। इतने समय में इसकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और बहन जी का गुस्सा भी उतर जाएगा। निर्मल जी के समझाने पर राघव कुछ देर चुप रहा था। फिर नेहा की बिगड़ी हालत और कमजोर पड़ते वजूद को देखकर बेहद लाचारी से बोला था, पापा जी, मेरी माँ का गुस्सा बिना अमन की शादी किए नहीं उतरेगा और वो शादी नहीं करेगा। अभी नेहा को अच्छी देखभाल की ज़रूरत है, इसीलिए आप इसे अपने पास ही रखिए। ये अभी यहीं रहेगी। इसकी डिलीवरी होने के बाद मैं अलग घर लेकर नेहा को ले जाऊंगा। फिर वो रोती हुई नेहा को छोड़कर चला गया था। सलोनी चुपचाप अपनी बहन को संभालने लगी थी। 10 दिन बीत गए थे। अमन अपने किसी केस में इतना बिजी था कि उसे घर में नेहा की कमी महसूस ही नहीं हुई थी। वैसे भी उसने सबसे 2 पल बैठकर बात करना भी तो छोड़ दिया था। फिर एक दिन वो नेहा का हाल जानने के लिए उसके कमरे में गया तो वो खाली पड़ा था।
फिर काम वाली बाई ने बताया कि चाची ने बहुरानी के रहते उसे काम से निकाल दिया था और अब उसे रखकर बहुरानी को हमेशा के लिए मायके भेज दिया है। ये बात सुनकर वो सुन्न रह गया था। उसे अपनी माँ की ओछी हरकतों पर बेहद शर्म आ रही थी। वो गुस्से से सुनीता जी के कमरे की तरफ चल पड़ा था। अरे, आज सूरज उत्तर से तो नहीं निकल आया है जिससे मेरा बेटा मेरे कमरे में पैर रखने चला आया, वो तंज से मुस्कुराती हुई बोली थी। अमन को अपनी माँ का ये तंज सुनकर बेहद बुरा लगा। वो दुख से बस इतना ही बोल पाया था, अपनी नफरत में आपने भैया का घर तोड़कर अच्छा नहीं किया। अब राघव भी अपनी माँ से बात करना छोड़ चुका था और अब वो भी घर में खाना नहीं खाता था। सुनीता जी की मनमानी से उनके घर का माहौल पूरा खराब हो चुका था। अब वो घर में अकेले रहने लगी थी। काम वाली बाई आकर सारा काम करके खाना भी बना जाती और वो अकेले खाया करती थी। दोनों भाई कब आते कब जाते उन्हें पता ही नहीं चलता था। ये सब देख देख कर सुनीता जी का गुस्सा विकराल रूप धारण करने लगा था। एक दिन वो सरकारी कोर्ट गई और एक घूसखोर वकील को पैसे देकर नेहा और राघव के तलाक का पेपर्स तैयार करके घर आ गई थी। फिर दूसरे दिन ही वो नेहा के मायके पहुंच गई थी। निर्मल जी और सलोनी कॉलेज गए थे। नेहा अकेली थी। वो अपनी सासू माँ को देखकर बहुत खुश हो गई थी। उसने खुशी से उन्हें अंदर आने को कहा था, पर वो गेट पर ही खड़ी होकर नेहा से तलाक के पेपर साइन करने को बोली थी। नेहा के पैर कांपने लगे थे। उससे खड़ा होना मुश्किल हो गया था। वो रोती हुई अंदर चली आई और जल्दी से राघव को फ़ोन करके तलाक की बात पूछने लगी थी। राघव पर भी मानो घास गिर पड़ा था। उसने नेहा को साइन करने में मना कर दिया और खुद ही आंधी की भांति वहां पहुंचकर माँ को खूब खड़ी खोटी सुनाने लगा था। पर वो तो जैसी अंधी हो चुकी थी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि यदि राघव ने नेहा को तलाक नहीं दिया तो वो जहर खाकर मर जाएंगी। राघव को यकीन नहीं हुआ कि ये वही माँ है जो बचपन से उन दोनों भाइयों की खुशियों के कारण हजारों कष्ट झेलती आई थी। पर अब उन्होंने अपनी नफरत में पहले अमन को सलोनी से दूर किया और अब उसे और नेहा को अलग करना चाहती थी। राघव को कंपनी काम से जापान भेजना चाह रही थी, मगर वो नेहा की डिलीवरी के कारण इनकार करता आ रहा था। अपनी माँ का ये रूप देखकर अब उसने तय कर लिया था कि वो सब कुछ छोड़कर जापान चला जाएगा। माँ, आपको मुझे नेहा से दूर करना है ना, तो आप भी आज मेरा अंतिम फैसला सुन लीजिए। मैं नेहा को तलाक नहीं दूंगा और ना ही अब आपकी आंखों के सामने रहूंगा। मैं कल ही सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए जापान चला जाऊंगा। इस दुनिया में अब कोई मेरा नहीं है, क्योंकि जब मेरी माँ ही मेरी दुश्मन बन गई है तो अब कोई रिश्ता नाता मेरे लिए मायने नहीं रखता। आप अब अकेली खुशी से रहिए और अब नेहा से भी दूर रहिए। बोलकर वो जाने लगा था, पर नेहा ने उसका हाथ थाम लिया था। राघव जी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। अभी हमारे बच्चे को हम दोनों के प्यार की ज़रूरत है। प्लीज़ ऐसा कदम मत उठाइए। वो रोते हुए उसकी पीठ से लिपट गई थी, पर राघव गुस्से से उसे खुद से हटाकर चला गया था। राघव के हमेशा के लिए जापान बसने के फैसले से सुनीता जी को पहली बार बहुत घबराहट हुई थी। वो राघव के पीछे ही ऑटो पकड़कर घर आई थी। उन्होंने अपनी गलती मानकर राघव से माफ़ी मांगी और नेहा को घर लाने को कहा था, पर अब राघव कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं था। वो अपना सारा सामान समेटकर दूसरे दिन सुबह ही जापान चला गया था। निर्मल जी और सलोनी घर आए तो नेहा को संभालना मुश्किल हो गया था। वो रो रो कर पागल होने लगी थी। सलोनी ने राघव को फ़ोन किया, पर उसने फ़ोन रिसीव ही नहीं किया और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। फिर दोनों बाप बेटी ने नेहा को जैसे तैसे संभाला था। दिन बीतते गए थे। नेहा की डिलीवरी का समय आ गया और एक दिन नेहा ने 2 खूबसूरत जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। राघव जापान जाकर सबको भूल चुका था। उसने कभी भी पलटकर नेहा का हाल नहीं पूछा और ना ही उसने अपना कोई संपर्क नंबर ही नहीं दिया जिससे नेहा उसे बता सकती कि वो तो खूबसूरत बेटा बेटी का पापा बन चुका है। सुनीता जी को निर्मल जी फ़ोन कर दादी बनने की बधाई दी थी, पर वो उनकी बेटियों को अपने घर के बिखरने का इल्ज़ाम लगाकर खूब खरी खोटी सुना दी और बोली कि जब मेरा बेटा मेरा नहीं रहा तो उसके बच्चे के आने की कोई खुशी नहीं है मुझे। इधर अमन चाचा बनने की बात सुनकर बेहद खुश हो गया था। वो ढेर सारे कपड़े, खिलौने और भी कई ज़रूरत के सामान लेकर नेहा के पास उसके घर पहुंच गया था। सलोनी छुप गई। वो एक बार भी बाहर नहीं आई थी। नेहा को अमन का ढेर सारा सामान देखकर कोई खुशी हुई नहीं थी। वो अमन को समझाने लगी थी कि उसे इन चीज़ों की नहीं, राघव की ज़रूरत है। वो अमन से राघव का पता लगाने को बोली थी। सुनीता जी को जब पता चला कि अमन नेहा से मिलने गया था तो वो खूब हंगामा करने लगी थी।
अमन ने तो उनकी कोई बात नहीं सुनी थी। फिर वो नेहा को फ़ोन लगा ली थी। तुम्हारे कारण मेरा एक बेटा घर छोड़कर चला गया है और तुम्हारी बहन के कारण मेरा दूसरा बेटा मेरी कोई बात नहीं सुनता है। तुम दोनों बहनें बेहद मनहूस हो। जब से मेरे जीवन में आई हो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। यदि थोड़ी सी भी लाज शर्म हो तुम में तो आज के बाद अमन को अपने घर में घुसने मत देना। अगर तुम अपने बच्चों से प्रेम करती हो तो तुम्हें उसी नन्हे मुन्नों की कसम है नेहा, आज के बाद तुम अमन से बात भी नहीं करोगी। वो गुस्से से बोलकर फ़ोन काट दी थी। नेहा बहुत रोई थी। फिर अमन को फ़ोन करके अपनी कसम देकर अपने घर आने से मना कर दी थी। वो अपनी भाभी को पूरे यकीन के साथ बोला कि वो जल्दी ही राघव को ढूंढ लेगा, फिर उससे मिलने आएगा। जीवन का नियम है कि वो किसी के लिए नहीं रुकता है। राघव कहाँ था किसी को कोई खबर नहीं थी। अमन अपने काम में खुद को व्यस्त कर चुका था और नेहा को बच्चों से फुर्सत नहीं थी। सलोनी भी दोनों बच्चों को देखकर खुश हो जाती थी, वरना उसकी ज़िंदगी तो बेरंग हो चुकी थी। इन्हीं उदासी के दिनों में एक बात हुई थी। सलोनी के कॉलेज में शहर के सबसे बड़े कारोबारी निरंजन सिंह की बेटी का नामांकन कराने उसके भाई प्रशांत सिंह कॉलेज गया था। निरंजन सिंह जितने रुपए पैसे से धनी थे उतने ही दिल से भी अमीर थे। कई स्कूल कॉलेज को लाखों रुपए का डोनेशन हर साल देते थे। कितने ही गरीब बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कई संस्थान चलवाते थे। मंदिरों में गरीबों का खाना खिलाने के लिए पैसे दान करते थे। वहीं उनका बेटा गुस्सैल, रंगीन मिजाज और नशेबाज था। वो प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा बातचीत कर रहा था। जब किसी काम से सलोनी ऑफिस में आई थी वो उसे देखकर बेखुद रह गया था। इतनी सुंदर लड़की उसने पहली बार देखी थी। जब प्रिंसिपल ने सलोनी से उसका परिचय करवाया तो उसने अपनी हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया, पर सलोनी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया था। प्रशांत जब अपने घर पहुंचा तो उसकी नज़रों में सलोनी का मासूमियत और सादगी से भरा चेहरा घूम रहा था। उसने कभी भी किसी लड़की को भोग की वस्तु से ज़्यादा नहीं समझा था। यही कारण था कि वो माता पिता के लाख कोशिश के बावजूद किसी लड़की से शादी करने को तैयार नहीं हुआ था। पर आज वो तय कर चुका था कि अपने पापा से सलोनी के बारे में बात करेगा। पापा, आप हमेशा मुझे शादी करने को बोलते हैं ना। एक लड़की है जो रिया के कॉलेज में प्रोफेसर है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आप कुछ भी कीजिए पर मेरी शादी उसी से होनी चाहिए। रात में जब सब खाने पर एक साथ बैठे थे तो प्रशांत अपने पापा से बोला था। निरंजन सिंह तो खुशी से उछल पड़े थे। उसकी माँ मालिनी जी और रिया भी खुश हो गई थी कि चलो इसे कोई लड़की पसंद तो आई। वो कितना भी बुरा था पर था तो उनका इकलौता बेटा। निरंजन सिंह का वंश उसी से आगे बढ़ता, इसीलिए वो उसे भरोसा दिलाकर कि कल ही वो सारी बात का पता लगाएंगे। दूसरे दिन निरंजन सिंह कॉलेज के एक प्रोफेसर से मिले थे और सलोनी के बारे में सारी जानकारी लेकर घर आए थे। वो अब देर ना कर उसी शाम मालिनी जी के साथ सलोनी के घर पहुंच गए थे। निर्मल जी को निरंजन जी के बारे में सारी बातों की जानकारी थी, पर उन्हें प्रशांत सिंह के बारे में कुछ नहीं पता था। वो अपनी सलोनी के लिए उनके इकलौते बेटे के लिए रिश्ता लेकर आने की बात सुनकर बेहद खुश हो गए थे। उन्होंने उनका स्वागत काफ़ी अच्छे तरीके से किया था। सबके चाय नाश्ते के बाद निरंजन सिंह सीधे मंगनी और शादी की बात करने लगे थे। नेहा तो चौंक कर रह गई थी। वो अपने पापा को इशारे से मना करने लगी थी। निर्मल जी निरंजन जी को कुछ स्पष्ट जवाब ना देकर सोचकर बताने की बोले थे। निरंजन सिंह इसे एक पिता की उलझन समझकर सलोनी को एक बार दिखाने को बोले थे। अब निर्मल जी नेहा को इशारे से सलोनी को लाने को बोले थे। सलोनी आई तो निरंजन जी और मालिनी जी उसकी सुंदरता से गुंग रह गए थे। वो उन दोनों को प्रणाम की तो मालिनी जी ने अपने गले से हीरो का हार उतारकर सलोनी को पहना दिया था। वो गुस्से से भर उठी थी। निरंजन जी ने निर्मल जी से जल्दी ही जवाब देने को कहा और फिर कुछ बातें करके चले गए थे। उनके जाने के बाद जब सलोनी को सारी बात पता चली तो वो इस शादी से साफ इनकार कर दी थी। निर्मल जी और नेहा उसे मनाना शुरू कर दिया पर वो नहीं मानी थी। उसके दिल में अमन इस कदर बस गया था कि अब किसी की गुंजाइश नहीं रही थी। इसी तरह 2 दिन और बीत गए। उधर प्रशांत को चैन नहीं मिल रहा था। वो अपने पापा से निर्मल जी से बात करने को बोलने लगा था। निरंजन जी भी निर्मल जी की देरी से नाराज होने लगे थे। अब पहली बार ऐसा हुआ कि प्रशांत को कोई लड़की पसंद आई थी और उस रिश्ते में भी इतनी देरी देखकर उन्हें भी बुरा लगने लगा था। वो फ़ोन लगा बैठे थे। निर्मल जी ने कल जवाब देने की बात कहकर फ़ोन रख दिया था। रात में निर्मल जी सलोनी के कमरे में आकर प्रशांत से शादी के लिए जवाब मांगने लगे थे, पर वो धीरे से बोली थी, पापा मेरे दिल में अमन जी की जगह अब कोई नहीं आ सकता है।
इसलिए मैं किसी से शादी नहीं कर सकती हूँ। आप उन लोगों को मना कर दीजिए। निर्मल जी को बहुत गुस्सा आ गया था। क्या बोलूँ कि मेरी बेटी किसी से प्रेम करती है जिससे उसकी शादी कभी नहीं हो सकती है, और उसी के कारण वो आपके बेटे से शादी नहीं करेगी। देख सलोनी, यदि तू मुझे अपना पापा समझती है तो तुझे निरंजन जी के बेटे से शादी करनी ही पड़ेगी। मैं अपनी दोनों बेटियों को इस तरह उजड़ी जिंदगी देख कर नहीं जी सकता हूँ। तुझे ये शादी करनी ही होगी सलोनी, क्योंकि बेटा ऐसा नहीं होना हुआ ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं हमेशा ये सोचता रह जाऊंगा कि मैं बहुत ही अभागा पिता हूँ जो अपनी एक भी बेटी को खुश नहीं देख पाया। और वो फपक उठे थे। उनके आंसू से सलोनी मजबूर हो गई थी। वो अपने तड़पते हुए दिल की पुकार सुनना बंद करके अपने पापा को शादी के लिए हाँ कर दी थी। दूसरे दिन निर्मल जी निरंजन जी को हाँ कर दिए थे। फिर धूमधाम से एक दिन सलोनी और प्रशांत की मंगनी की रस्म हो गई थी। पंडित जी ने उन दोनों की शादी का दिन 6 महीने बाद निकाला था। प्रशांत तो गुस्से से पंडित जी को ही मारने दौड़ पड़ा था, पर मालिनी जी ने उसे समझाकर शांत कर दिया था। अब हर दूसरे तीसरे दिन प्रशांत फोन घुमा देता और मजबूरी में सलोनी को उसकी बकवास सुननी पड़ती थी। सलोनी अपनी यादों से बाहर आ गई थी। रानी ने उसे आकर नहाने को कहा था और बेहद खूबसूरत लहंगा उसके सामने रख दिया था। सुनीता जी 2-3 साल से अकेले रहकर टेंशन से बीमार हो गई थी। कुछ दिनों से उनके पेट में बहुत दर्द रहता था। वो अमन को कहना चाहती थी कि मुझे डॉक्टर से दिखा दे, पर वो कभी घर आता तो सुबह निकल जाता था, कभी रात भर गायब रहता था। एक दिन नेहा अपने बच्चों को लेकर बाजार गई थी, जहाँ उसे सुनीता जी दिखी थी। वो खुद को रोक नहीं पाई और उनके पास चली गई थी। उन्हें प्रणाम कर हाल चाल पूछने लगी थी, पर वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। नेहा उनके हाथों में चिंकू को डाल दी और बड़े प्यार से बोली थी, माँ, यह आपके बेटे का बेटा है, इसे गोद में लेकर देखिए, आपको उनका एहसास होगा। जो भी हुआ उसे भूल जाइए माँ, हम सब मिलकर राघव जी का पता लगा लेंगे। दुनिया बहुत छोटी है, वो मिल जाएंगे। पर मेरी सलोनी खो गई है, वो कहाँ है, हम सबको कुछ नहीं मालूम है। रोते हुए वो बोली थी, सलोनी खो गई है? मतलब क्या है बहू, कहाँ है सलोनी? वो चौंकते हुए बोली थी। आपके मुंह से बहू सुनने के लिए मैं तरस गई थी माँ। फिर नेहा सारी बात बताने लगी थी। सलोनी के बारे में सब कुछ जानकर सुनीता जी को थोड़ी खुशी हुई थी कि चलो अच्छा है, पीछा छूटा। पर एक औरत होने के नाते उन्हें बुरा लगा था कि लड़की है, ना जाने कहाँ और किस हाल में होगी। वो नेहा को सलोनी के जल्दी ही मिल जाने की दिलासा देने लगे थे। फिर दोनों बच्चों को गोद में लेकर दुलार करने लगी थी। उन्हें अपने राघव और अमन के बचपन की याद आने लगी थी। वो दुकान से दोनों बच्चों के लिए कपड़े खिलौने खरीद कर नेहा को थमा दी थी। फिर वो निर्मल जी का हाल समाचार भी पूछने लगी थी। नेहा बार बार सोच रही थी कि वो सुनीता जी से पूछ ले कि मैं घर आ जाऊं आपके पास, पर उनका रूखा रवैया देखकर हिम्मत नहीं हुई थी। वो उसे बच्चों का ध्यान रखने भूलकर चली गई थी। इधर अमन पूरे शहर में अपने खबरियों को काम पर लगा रखा था। उस रात अमन को एक खबरी का फोन आया था। साहब जी, शहर से दूर एक बहुत बड़ी इमारत है जहाँ पर अक्सर पार्टीज होती रहती हैं। वहाँ रातों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में ना जाने क्या लाया जाता है, पर देर रात को लड़कियों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। अपने खबरी की बात सुनकर अमन के कान खड़े हो गए थे। वो अपने साथ 3-4 सिपाही लेकर आधी रात में उस जगह पर पहुंच गया था। अमन वहां जाकर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा इमारत देखकर चौंक गया था। उस इमारत का मुख्य द्वार अंदर से बंद था और तेज संगीत की आवाज बाहर तक आ रही थी। अमन चारों तरफ घूमकर उसके अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगा था, पर किसी भी तरफ से कोई खिड़की तक नहीं थी। फिर अमन पीछे की तरफ गया था। वहां उसे बेहद ऊंचाई पर शीशे से ढका एक रोशनदान दिखा था। वो अपने सिपाहियों को एक दूसरे पर चढ़ाते हुए खुद सबसे ऊपर चढ़ा और रोशनदान का ढक्कन हटाकर अंदर देखने लगा। उसे अंदर बेड पर एक मोटा आदमी एक लड़की के साथ जबरदस्ती करता नजर आया था। लड़की बहुत कम उम्र की लग रही थी और उस आदमी से बचने के लिए इधर उधर भाग रही थी। अमन का खून खौलने लगा था। वो धीरे से ढक्कन बंद करके नीचे आया था। वो फिर सिपाहियों की मदद से दूसरे रोशनदान में देखने लगा था। वहां भी वैसा ही कुछ नज़ारा देखकर नीचे उतर गया। इसी तरह वो लगभग सभी रोशनदान को बारी बारी देखने लगा था। हर कमरे में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के साथ हैवानियत का खेल ही चल रहा था। अमन को अब अपनी सलोनी की चिंता सताने लगी थी। वो फिर से एक कमरे के रोशनदान में झांकने लगा था। वहां उसे बेड पर सलोनी लेटी नजर आ गई थी। वो उसकी हालत देखकर रो पड़ा था। सलोनी का चेहरा मुरझा गया था। उसके गालों पर थप्पड़ के निशान पड़े थे।
अमन तेजी से नीचे आया और मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा था, पर इंस्पेक्टर सुमित उसे रोककर समझाने लगा था। सर, अभी हम लोग कम संख्या में हैं, अभी हम अंदर जाकर हम उनके फंदे में फंस सकते हैं, इसीलिए अभी आप शांत हो जाइए। हम कल पूरी फोर्स के साथ आएंगे और अंदर जाकर सबको धो डालेंगे। अमन को भी सुमित की बात सही लगी थी। वो हड़बड़ी करके सलोनी सहित ढेरों लड़कियों को वहां फंसा नहीं छोड़ सकता था। फिर इतनी बड़ी इमारत पर रेड डालने के लिए उसे कमिश्नर साहब के परमिशन की जरूरत थी। वो मन मारकर सबके साथ वापस चला गया था। आज वो थाने में ही कुर्सी पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करते करते सो गया था। अमन की नींद बहुत सवेरे ही टूटी थी। वो फ्रेश होकर चाय पीते हुए कमिश्नर साहब को फ़ोन पर मिलने का समय मांगने लगा था। उसे अतिरिक्त पुलिस फोर्स के अलावा रेड डालने के लिए अरेस्ट वारंट की ज़रूरत भी थी। कमिश्नर साहब ने उसे 2 घंटे बाद अपने घर बुलाया था। तब तक वो बेचैनी से थाने में ही टहलने लगा था। वो अपनी हथेलियों पर जोर जोर से मुक्का मारता सलोनी का उजड़ा चेहरा याद करने लगा था। सलोनी के चोटिल चेहरे को याद करके उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। किसी तरह 2 घंटे बीते और वो अपनी जीप से चल पड़ा था। कमिश्नर के घर पर अमन जब पहुंचा तो वहां इंस्पेक्टर सुमित भी आया हुआ था। आओ अमन, हम लोग तुम्हारी ही चर्चा कर रहे थे, बैठो। वो वहीं बगल में रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोले थे। इतनी सुबह सुबह क्या बात हो गई है जो तुम रात भर सोए नहीं हो? तुम्हारी आंखें लाल हो गई हैं। इस तरह तो तुम कोई काम सही से नहीं कर पाओगे। सर, आपको सुमित ने नहीं बताया? वो जो 2 लड़की और एक प्रोफेसर जो गायब हुई थी, उसका पता चल गया है। अमन जोश भरे स्वर में बोला था। क्या? सच में? कहाँ है वो सब? कमिश्नर खुशी से बोले थे। सुमित भी तो 1 मिनट पहले ही आया था। इसने तो अभी मुझे कुछ नहीं बताया। अमन बीती रात हुई सारी घटना विस्तार से बताने लगा था। कमिश्नर सब कुछ सुनकर बेहद हैरान हो गए थे। अमन, शहर के एक छोर पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है और हमें आज तक पता नहीं चला। मासूम लड़कियों का शोषण किया जाता है और हमें कोई भनक तक नहीं लगी। वो गहरे शौक में आ गए थे। अमन, अब हमें बहुत ही सावधानी से हर कदम उठाना होगा। वहाँ जिस तरह के काम हो रहे हैं उससे पता चलता है कि उस इमारत के ऊपर किसी बड़े आदमी ने अपनी छाया दे रखी है। तुम लोगों को बहुत संभल कर हर कदम उठाना होगा। उनके पास हथियार भी हो सकते हैं। वैसे अमन, तुम मुझसे क्या चाहते हो? सर, मुझे ज़्यादा पुलिस फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और सर्च वारंट भी चाहिए। कमिश्नर साहब सुमित की ओर देखकर बोले थे। अमन, तुम्हें जितनी फोर्स की ज़रूरत है ले लो और इंस्पेक्टर सुमित भी तुम्हारे साथ रहेगा जो हर कदम पर तुम्हारा साथ देगा। ओके सर। फिर वो दोनों कमिश्नर साहब को सैल्यूट करते हुए निकल पड़े थे। अब तक सलोनी को रानी और पुष्पा अच्छे से तैयार कर चुकी थी। उसे बिल्कुल दुल्हनों वाले लहंगे और मेकअप से सजाया गया था। तभी गेट से रमाबाई और एक लड़की अंदर आई थी। देख तो रेखा, कितनी हसीन लग रही है मेरी सल्लो रानी। रमाबाई हंसकर सलोनी की ओर देखती हुई बोली थी। हाँ मौसी, ये तो मस्त दिख रही है। बड़े साहब तो इसको देखकर ही पागल हो जाएंगे। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। मेरे अमन जी को पता चला ना तो वो तुम लोगों को सलाखों के पीछे डाल देंगे। वो इंस्पेक्टर है, मुझे ज़रूर ढूंढ रहे होंगे। तुम लोगों की करतूत जानकर वो तुम सबका जीना हराम कर देंगे। एक एक दाने को तरसोगे तुम लोग। सलोनी गुस्से से चीख कर बोली थी। यह अमन कौन सा बनता है? खैर, तुम उसे मेरे लिए छोड़ दो और अब बड़े साहब की रानी बनने को तैयार हो जाओ। रेखा उसके गालों को छूते हुए बोली थी। हाँ मेरी सल्लो रानी, किसी की औकात नहीं है जो यहाँ से आकर तुम्हें या किसी और लड़की को बाहर ले जा सके। तुम्हारा आशिक पुलिस वाला है तो क्या हुआ, वो यहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाएगा। रमाबाई बेहद अकड़ से बोली थी। तभी एक लड़का आकर उसके कानों में कुछ बोला था। अरे रेखा, रानी, पुष्पा, चल जल्दी, बड़े साहब आ गए हैं। सुन लड़की, वो जो कहेंगे तुमको वही करना है। अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो मार मार कर तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगी। रमाबाई दांत पीसते हुए सलोनी से बोली और फिर वो सब वहां से चली गई थी। एक बार फिर से गेट बंद हो चुका था। अमन अपने साथ पुलिस फोर्स लेकर रवाना हो गया था। सारे पुलिस वाले सभी सादे कपड़ों में थे। उस इमारत से बहुत दूर ही सब गाड़ियों को छोड़कर दबे पांव मंजिल की तरफ चल पड़े थे। वहां पहुंचकर उन लोगों को मुख्य द्वार पर एक गंजा चौकीदार दिखा था। अमन अपने सिपाहियों को कुछ समझाने लगा था। फिर वो और सुमित फोन के ब्लूटूथ से जुड़ गए थे। अमन ने सारे सिपाहियों में से 1/3 को इमारत के चारों ओर फैला दिया और बाकी सिपाही के साथ वो और सुमित मुख्य द्वार के सामने पेड़ों की ओट में छिप गए थे। वो मुख्य द्वार की ओर बढ़ने की सोच ही रहा था, तभी एक बड़ी सी गाड़ी वहां
से गुजरती हुई गेट पर जाके खड़ी हो गई। चौकीदार ने जल्दी से गेट खोला तो गाड़ी अंदर चली गई थी। अमन फिर पेड़ के पीछे छुप गया था। सलोनी के कमरे में रानी आई थी। उसके मेकअप को एक बार चेक करने के बाद बोली थी, चलो सल्लो, बड़े साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। देख सल्लो, कुछ गलत हरकत मत करना, वरना वो नाराज हुए तो मौसी तुमको बहुत मारेगी। इन 3-4 दिनों में तो समझ ही गई होगी कि यहाँ से निकलना किसी के बस की बात नहीं है। अब इस जिंदगी को खुशी से स्वीकार कर ले। बड़े साहब बहुत अच्छे हैं, अगर तू उनको खुश कर देगी तो वो तुझ पर धन की बरसात कर देंगे और मौसी भी तुझसे बहुत खुश रहेंगी। वो सलोनी को समझाते हुए बोली थी, सुन ना रानी, तू मेरी बहन जैसी है, मुझे यहाँ से किसी भी तरह छुटकारा दिला देना। अभी बाहर ले जाते समय किसी पीछे के गेट से निकाल दे। देख बहन, मुझ पर यह एहसान कर, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझसे ये सब नहीं हो सकेगा। सलोनी नीचे बैठकर रानी का पैर पकड़कर रोते हुए बोलने लगी थी। रानी भी उसके साथ रोने लगी और बोली, मैं तुझे अपने बारे में बताती हूँ। जब मुझे यहाँ मेरा प्रेमी बेचकर भाग गया था तो मैंने भी बहुत कोशिश की थी भागने की और मौसी का कहा नहीं मानने की, पर उसके बदले मेरी बेल्ट और लोहे की रॉड से पिटाई हुई थी। फिर जब मुझे बड़े साहब के पास भेजा गया तो मैंने उनको बहुत ज़ोर से धक्का दिया और दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गई थी। उनका सर दीवार से लगकर घायल हो गया था। उस गलती की बहुत बड़ी सज़ा मुझे बड़े साहब ने दी थी। यहाँ पर जितने भी लोग डांस देखने आए थे, उन सब से बड़े साहब और मौसी ने मेरा रेप करवाया था। मैं मरणासन स्थिति में पहुंच चुकी थी, पर किसी को थोड़ी भी दया नहीं आई थी। फिर पूरी रात मैंने दर्द झेला और जिंदा भी रही। सुबह मेरा इलाज करवाया गया था। उस घटना के बाद मुझ में मौसी को इनकार करने की हिम्मत नहीं हुई और मैंने मौसी की हर बात माननी शुरू कर दी, जो आज तक मानती रही। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली थी, देख सल्लू, तूने मुझे बहन कहा है, इसीलिए तुझे ये सलाह देती हूँ, तुम भी एक बहन की सीख समझकर सुन और समझने की कोशिश करो। यहाँ से भागना असंभव है। यदि मैं तुम्हारे लिए कोशिश भी करूँगी ना, तो मेरा तो जो हाल होगा वो तो होगा ही, पर मौसी तुम्हारा हाल बहुत बुरा कर देंगी। इसलिए कह रही हूँ बहन, इस जिंदगी को खुशी से स्वीकार कर ले, सुखी रहेगी। उसी समय पुष्पा आ गई थी। क्या कर रही हो तुम दोनों? वहाँ बड़े साहब इंतजार कर रहे हैं। फिर वो रानी की आंखों को देखकर चौंक गई थी। क्या हुआ रानी, तुम क्यों रो रही हो? अरे कुछ नहीं पुष्पा, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। वो सलोनी की आंखों के इशारे से कुछ भी बोलने से मना करती थी। फिर उसे उठाती हुई उसके कानों में धीरे से बोली थी, इसको कुछ मत बताना, ये मौसी की पक्की चमची है। वो दोनों उसके चेहरे को घूंघट से छुपाकर एक सजे हुए आलीशान कमरे में ले आई थी। वहाँ मखमली डबल बेड पर बड़े साहब बैठे थे। आओ रानी, आओ, आज तो तुम कमाल की सुंदर लग रही हो, पर अभी तो जिसको लाई हो उसे दिखाओ, बाद में तुझे भी देखूंगा। कुटिलता से मुस्कुराते हुए वो बोला था। रानी सलोनी को पकड़े हुए उसके शरीर की थरथराहट को महसूस कर रही थी। उसका दिल इस भोली भाली लड़की के लिए रो रहा था। वो सलोनी को बेड पर बैठा दी थी। ये आवाज़ मैंने कहीं सुनी है, पर कहाँ, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। सलोनी को बड़े साहब की आवाज़ सुनी हुई लग रही थी। बड़े साहब आगे बढ़कर सलोनी का घूंघट उठाने लगे थे। तभी पुष्पा अपना हाथ आगे बढ़ाकर अदा से बोली थी, साहब जी, सल्लो रानी बेहद खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा कि आज तक आपने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी होगी। आप एक बार इसे देख लेंगे तो फिर होश में नहीं आ पाएंगे, इसलिए हमारा इनाम पहले ही दे दीजिए, इतना तो हमारा भी हक बनता है। बड़े साहब मुस्कुराकर अपने पॉकेट से नोटों की गड्डी निकालकर उसके हाथों पर रख दिए थे। अब तो मैं इस खूबसूरत बला को देख सकता हूँ ना, वो हंसकर बोला और सलोनी का घूंघट एक झटके में उठा दिया था। तुम यहाँ? ये नहीं हो सकता, तुम यहाँ कैसे आई? वो बेड से उछल पड़ा था और अपने सर के बाल नोचता चीखने लगा था। तुम्हें यहाँ लाने की किसकी हिम्मत हुई? सलोनी उसे देखकर चौंक गई थी। वो बड़े साहब कोई और नहीं, प्रशांत सिंह था, जिससे उसकी कुछ महीने पहले मंगनी हुई थी। वो भी सदमे में आ गई थी। उसे प्रशांत का ये रूप देखकर बहुत बड़ा झटका लगा था। तो तुम्हारा ये रूप है प्रशांत सिंह? तुम ऐसे धंधे करके अपने पापा का नाम रोशन करते हो? मुझे मेरी सहेली ने तुम्हारे बारे में कहा था कि तुम रंगीन मिजाज के हो, पर तुम ऐसे हो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब मैं तुम्हारा ये काला रूप सबके सामने लेकर आऊंगी। सलोनी जहर भरे शब्दों में बोलती हुई उठकर खड़ी हो गई। अपनी बकवास बंद करो, गुस्से से बोलता हुआ बाहर निकल पड़ा था। रानी और पुष्पा अचानक हुए इस अप्रत्याशित घटना से बौखला गई थी।
उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया। वो भी प्रशांत के पीछे भागी थी। सलोनी भी भागना चाहती थी पर पुष्पा ने बाहर से गेट बंद कर दिया था। आपने कैसे बेविचारी से मेरी शादी तय की थी पापा, ये शायद आपको भी पता नहीं होगा। सलोनी बिलखते हुए खुद से बोलती हुई बेड पर गिर पड़ी थी। सलोनी को अपने सामने इस रूप में देखकर प्रशांत बौखला गया था। वो गुस्से से बाहर भागा था। उसके पीछे डरकर रानी और पुष्पा भी भागी आई थी। रमाबाई, कहाँ हो तुम? हाल में आकर वो चिल्ला पड़ा था। रमाबाई अपने कमरे में आराम फरमा रही थी। बड़े साहब की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई आती है। क्या हुआ साहब? मेरी मेहमानबाजी में कुछ कमी रह गई है क्या? मैं सारा इंतजाम ठीक कर देती हूँ, आप बोलिए तो सही। सलोनी को यहाँ कौन लाया है? मुझे उसका नाम जानना है, वो गुर्राते हुए बोला था। उसकी आंखें दहक उठी थी। क्या बात है साहब, क्या आप उसे जानते हैं? वो चौंक पड़ी थी। पहले आप बैठिए साहब, आप अपना गुस्सा ठंडा कीजिए। वो प्रशांत के गुस्से से लाल हो रहे चेहरे को देखकर डर गई थी, फिर भी उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई थी। हाँ, अब बोलिए बड़े साहब, क्या बात हो गई? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आप तो हमारे भगवान हैं। आपके गुस्सा हो जाने पर हमारा क्या होगा साहब? ये लड़की दूसरी लड़की को पकड़ते समय उसका पीछा करते हुए आ गई थी, तो दोनों लड़कों ने इसे भी उठा लिया था। रमाबाई चिंतित होते हुए बोली थी। उसे कुछ कुछ अंदाजा हो गया था कि सलोनी जरूर ही साहब की जान पहचान की है, तभी तो ये इतने गुस्से में है। तुम नहीं जानती रमाबाई इस लड़की के बारे में? कुछ महीने पहले इससे मेरी मंगनी हो चुकी है। प्रशांत अपने सर के बालों को मुट्ठी में कसते हुए बोला था। ये सुनकर रमाबाई को चक्कर आ गया था। वो घबराकर बेड के किनारे बैठ गई थी। उसी समय रानी और पुष्पा भी वहां आ गई थी। वो दोनों भी बड़े साहब की बात सुनकर बेहद घबरा गई थी। अब मैं क्या करूं? इसे यहाँ से ले जाऊंगा तो ये सबको सच बता देगी। मुझे पहली बार कोई लड़की शादी करने के लिए पसंद आई थी, पर अचानक ये क्या हो गया? वो बुरी तरह हताश हो चुका था। साहब जी, मैं सलोनी को समझाती हूँ, वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। फिर आप दोनों की मंगनी भी तो हो चुकी है, रमाबाई सोचते हुए बोली थी। नहीं रमाबाई, तुम इसे नहीं जानती हो। सलोनी अपने कॉलेज की बेहद सख्त प्रोफेसर है। वो मेरे आगे कभी नहीं झुकेगी। अभी कुछ देर पहले ही तो बोल चुकी है, सबको मेरी सच्चाई बता देगी। मैं अपने पापा का नाम पूरे समाज में बदनाम नहीं कर सकता, पर इसे छोड़ भी नहीं सकता हूँ। मेरी बहुत मुश्किल से इससे मंगनी हुई थी। कुछ दिनों बाद शादी होनी थी, पर अब मैं क्या करूँ? तुम लोग ही कुछ बताओ अब। प्रशांत रानी, पुष्पा और रमाबाई की ओर देखकर बोला था। अभी साहब जी बहुत गुस्से में हैं। यदि कुछ गलत सलाह दूंगी तो मुझे गोली मार देंगे, इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। रमाबाई का दिमाग बहुत ही शातिर था। वो अपने बचाव का रास्ता सोचने लगी थी। फिर जल्दी ही उसे एक तगड़ा आइडिया आया था। वो हंसकर बोली थी, साहब जी, आप ना सलोनी से ज़बरदस्ती शादी कर लीजिए। वो आपकी पत्नी बन जाएगी तो किसी से कुछ नहीं कह पाएगी। भले वो आपसे नफरत करने लगे, पर अपने पिता की इज्जत की खातिर हमेशा आपके साथ रहेगी। फिर तो आपकी मर्जी चलेगी, जो चाहे करते रहिएगा। वाह, जियो रमाबाई, तुमने तो कमाल का आइडिया दिया है। अब मेरा दिल खुशी से झूम उठा है। प्रशांत खुलकर मुस्कुराते हुए बोला और उठकर खड़ा हो गया। रमाबाई बड़े साहब को हंसते देखकर शांत होने लगी थी, पर अपने हाथों से सलोनी को मुफ्त में निकलते देखकर उसे बहुत अफसोस हो रहा था। हाँ साहब जी, अब आप कोई चिंता मत कीजिए। अभी सलोनी दुल्हन की तरह सजी हुई है। मैं अभी ही आप दोनों की शादी करवा देती हूँ। वो ऊपरी मन से हंसकर बोली और सबको बुलाने लगी थी। अरे सागर, समीर, राहुल, राजा, यहाँ आओ। क्या हुआ मौसी, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? वो सब एक साथ दौड़े आए थे। तुम लोग जल्दी से पंडित जी को बुला लाओ, आज हमारे बड़े साहब की यहाँ शादी होगी। रमाबाई खुश होने की नाटक करते हुए बोली थी। अपना नाटक बंद करो रमाबाई, तुम्हारी इस घटिया जगह पर मेरी शादी नहीं होगी। रानी, पुष्पा, तुम लोग सलोनी को लेकर आओ, हम अभी मंदिर में जाकर शादी करेंगे। प्रशांत गुस्से से बोला था। वो दोनों जल्दी से बाहर भागी थी। सलोनी को लाने उस कमरे में गई तो वो आहट सुनकर गेट की ओट में छुप गई थी। रानी पुष्पा अंदर गई तो सलोनी जल्दी से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दी और भागने लगी थी। गलियारे से होते हुए वो हॉल में पहुंची और वहां से मुख्य द्वार की ओर भागी थी, पर उसके पैरों की पायल की आवाज़ से प्रशांत दौड़कर बाहर निकला था। सलोनी को भागते देख उसका दिमाग फट पड़ा था। उसने दौड़कर सलोनी को पकड़ लिया था। तुमने यहाँ से भागने की सोची भी कैसे सलोनी? तुम मेरी होने वाली पत्नी हो। तुम यहाँ से बस मेरे साथ जाओगी। कुछ देर में हमारी शादी होगी, फिर मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। उसे खींचते हुए प्रशांत मेन गेट की तरफ बढ़ चला था।
रमाबाई, रानी और पुष्पा के साथ बहुत सारे लड़के खड़े होकर उसे सलोनी को खींच कर ले जाते देख रहे थे। वो जोर से रोती चिल्ला रही थी और रमाबाई का दिल अपने लाखों रुपए हाथ से निकलते देखकर अफसोस कर रहा था। प्रशांत ने सलोनी को अपनी कार में बैठाया और दूसरी ओर से खुद बैठकर गाड़ी चलाने लगा था। नहीं, मैं तुम्हारे जैसे राक्षस से शादी नहीं करूंगी। बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे इस नीच इंसान से बचाओ। वो रोते हुए चिल्लाने लगी थी। हॉर्न की आवाज़ सुनकर चौकीदार चौंक पड़ा था। वो तेजी से फाटक खोलने लगा था। वहीं कुछ दूरी पर पेड़ों की ओट में छुपे अमन को उस सफ़ेद मर्सिडीज की फ्रंट सीट पर रोती बिलखती सलोनी दिखने लगी थी, जो गेट को धकेल रही थी। कार तेजी से निकल पड़ी थी। अमन पीछे दौड़ने लगा था। प्रशांत गाड़ी चलाते हुए अपने आदमियों को फ़ोन करके मंदिर पर आने को बोला था। उसने अपनी शादी की सारी तैयारी करने का ऑर्डर दिया था। सलोनी अपना चेहरा ढककर बेतहासा रोई जा रही थी। तुम पहली लड़की हो सलोनी जिससे मैंने शादी करने की इच्छा जाहिर की है, पर मेरी बदकिस्मती कि तुम मेरे पास इस रूप में पहुंची। मैंने तुमसे प्यार किया सलोनी, इसीलिए तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। हमारी शादी आज ही होगी और तुम्हें अपने पापा की इज्जत रखने की खातिर मेरा साथ स्वीकार करना होगा। उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बेशर्मी से बोला था। नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम जैसे आदमी की पत्नी बनने से अच्छा है मेरे लिए मर जाना होगा। छोड़ो मुझे, मुझे नफरत है तुमसे। तुमने ना जाने कितने मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो चीखती हुई अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी थी। तुम जितना चिल्लाना चाहती हो चिल्ला लो सलोनी, आज तुम्हारी आवाज़ सुनने कोई नहीं आएगा। आज हमारी शादी के बाद मैं तुम्हारी ये धारदार जुबान काट कर रख दूंगा। वो ठहाके लगाते हुए बोला था। सलोनी रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। उसे अपने अमन जी अभी भी पूरा भरोसा था कि वो आकर उसे बचा लेगा, पर अब वो भरोसा टूट रहा था। वो अपनी बेबसी पर तड़पती अपने पापा और दीदी को याद करने लगी थी। अमन गाड़ी के पीछे कितना दौड़ता, वो रुक गया और सुमित के पास गया था। उसने सुमित को उस इमारत के अंदर फोर्स के साथ जाकर छापा मारने को कहा और खुद कुछ सिपाहियों को लेकर सलोनी को ढूंढने चल पड़ा था। अमन बहुत दूर तक उस गाड़ी को ढूंढकर थक गया था, पर वो सफ़ेद मर्सिडीज कहीं गुम हो चुकी थी। फिर वो हार कर गाड़ी किनारे लगाता सुमित को फ़ोन लगाने लगा था। सुमित, क्या स्थिति है वहाँ की? तुम लोग ठीक हो ना? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और फोर्स बुला लूँगा। नो सर, सब ठीक है। हम इतनी ज़्यादा की संख्या में हैं कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ के बॉस एक 50 साल की औरत है, जिसके इशारों पर ये यहाँ लड़कियों से जिस्म फरोशी करवाई जाती है। इस धंधे में इसका साथ बड़े साहब देता आया है। वो अभी कुछ देर पहले एक लड़की को लेकर भागा है। मैंने सबको गिरफ्तार कर लिया है और अभी सबको गाड़ी में बैठाया जा रहा है। सर, यहाँ बहुत ही कम उम्र की लड़कियाँ भी हैं जिन्हें बहुत मारा पीटा गया है। सबके चेहरे पर चोट के निशान पड़े हैं और ये कई दिनों से भूखी प्यासी भी हैं। यहाँ ऐसा कोई भी ऐसी नहीं है जो खुशी से यहाँ आई हो। इन सबको दूसरे शहरों और गाँवों से प्यार के जाल में फंसा कर या ज़बरदस्ती पकड़ कर लाया गया है। इन सब को इलाज की ज़रूरत है सर। मैं इन सबको अभी हॉस्पिटल भेज रहा हूँ। सुमित, तुम बेहद समझदार हो। मैं वहाँ का पूरा कमांड तुम्हारे हाथ में देकर आया हूँ। तुम जो फैसला लोगे सही ही होगा। फिर वो बहुत मायूस होकर बोला था, यार, जिस गाड़ी के पीछे मैं भागा था वो गाड़ी तो उस लड़की को लेकर कहीं गायब हो गई है। तुम जरा उस औरत को पुलिसिया डंडा दिखाकर पूछो वो आदमी उस लड़की को लेकर कहाँ गया है। उसी समय रास्ते से एक मिनी ट्रक बहुत तेजी से अमन के पास से गुजरी थी। उसमें सारे के सारे गुंडे मवाले जैसे दिखने वाले लड़के भरे थे। वो जोर जोर से हल्ला करते हुए जा रहे थे। अमन गुस्से से फ़ोन काटकर उन लड़कों को पीछा करने लगा था। मिनी ट्रक मेन रोड से होते हुए कच्ची सड़कों पर उतर रही थी जो एक गांव की ओर जा रही थी। अमन बहुत ही सावधानी से उनका पीछा करने लगा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक मंदिर दिखाई दिया था। वहीं पर वो गुंडों से भरी ट्रक रुक गई थी। वो सब उतरकर मंदिर की ओर चल पड़े थे। अमन भी अपनी गाड़ी रोककर सिपाहियों को लेकर दबे पांव उनके पीछे चल पड़ा था। वो सोच रहा था कि क्या ये गुंडे भी पूजा करने मंदिर आते हैं। उसी समय उसका फ़ोन बजा था। हाँ सुमित, बोलो। कुछ बताया उस औरत ने? वो धीरे से बोला था। सर, उस औरत ने बताया कि उनके बड़े साहब उस लड़की को लेकर मंदिर शादी करने गया है। उस लड़की की मंगनी पहले ही हो चुकी है उस बड़े साहब के साथ, पर वो उसका ऐसा घिनौना रूप देखकर सबको बता देने की धमकी दे रही थी। इसीलिए वो बड़े साहब उससे शादी करके उसका मुंह बंद करा देगा। वो सारी बात बताकर फ़ोन काट चुका था। अमन समझ गया कि सलोनी की शादी जिससे तय हुई थी वो ही ये सारा धंधा चलाता है। अमन को वो सफ़ेद नज़र मंदिर के आंगन में लगी दिखी थी।
इसका मतलब ये वही मंदिर है जहाँ वो कमीना इंसान मेरी सलोनी को लेकर आया है। उसने अपनी सुरक्षा की खातिर अपने इतने सारे गुंडों को बुलवा लिया है, पर वो ये नहीं जानता कि मेरी सलोनी पर नज़र डालने का अंजाम उसके साथ बेहद बुरा होने वाला है। मन ही मन खौलता हुआ वो सुमित को पूरी फोर्स लेकर आने को बोला था। वो गुंडे मंदिर में प्रवेश कर गए थे। अमन चूंकि अपने सिपाहियों के साथ सादी वर्दी में था, तो वो सबको समझाकर बेफिक्र होकर मंदिर में प्रवेश करने लगा था। मंदिर शहर की कोलाहल से काफ़ी दूर था, इसलिए इक्का दुक्का लोग ही अंदर थे। अमन अपने सिपाहियों के साथ मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम करने के बहाने चारों ओर देखने लगा था। अमन को मंदिर के प्रांगण से थोड़ी दूरी पर शादी की वेदी बनी दिखाई दी। वो सारे गुंडे वहाँ फूलों की लड़ियों से सजावट कर रहे थे। तुम लोग यहीं मंदिर के आसपास घूमने का ड्रामा करो और चारों ओर नज़र रखना। कुछ देर में सुमित आ जाएगा, फिर हम इन लोगों को पकड़ लेंगे। मैं भी चारों तरफ घूमता हूँ। वो लड़की यहीं कहीं होगी। अगर वो तुम में से किसी को दिखे तो मुझे कॉल करना। सर, ज़रा ध्यान से, ये लोग बहुत खतरनाक दिख रहे हैं। अगर आपको हम में से किसी की ज़रूरत पड़े तो एक कॉल कर दीजिएगा, एक सिपाही अमन से बोला था। वो उदासी में भी मुस्कुरा पड़ा था। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।